नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। हम वापस आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। बने रहिएगा हमारी वीडियो में। अध्याय को पूरी तरीके से समझने के लिए शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मित्रों, बात यहाँ चल रही है कक्षा 12 NCERT वितान भाग 2 के अध्याय नंबर 2 जूझ की, जिसको लिखा है किसने? डॉक्टर आनंद रतन यादव ने। मित्रों, पिछले के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। किसका? वसंत पाटिल। मतलब बहुत दुबला पतला था लेकिन काफ़ी होशियार था वो। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से आगे। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुँच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। मतलब ये वो सोचता था जो नायक था इस अध्याय का। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो साथियों, यहाँ मुनासिब का अर्थ क्या होगा? उचित। अगर मॉनिटरी में लग गए तो फिर खड़े होना, बार बार नाम लिखना और है, तो उससे मेरी पढ़ाई क्या हो जाएगी? ठप हो जाएगी। और उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अवहेलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवहेलना। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। शाबाशी का अर्थ प्रशंसा होता ही है। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। देखो साथियों, एकाग्रता सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप पहले एकाग्रता का मतलब समझ लीजिए, ध्यान लगाना, ध्यान लगाना या ध्यान लगाने की स्थिति। तो मित्रों, आप अगर कोई भी कार्य एकाग्र होकर करते हो, अर्थात पूर्णतः ध्यान लगाकर करते हो, तो वो कार्य संभवतः वो पूर्ण जरूर होगा। तो एकाग्रता बहुत आवश्यक तत्व है, एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिससे आप सबसे आगे बढ़ सकते हो। तो कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। अब देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। तो ये पूछा जा सकता है कि मास्टर नायक को क्या कह के बुलाने लगे? आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों की इस अनपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। विश्वास अर्थ भरोसा बढ़ने लगा। नए व सोंदेलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। अच्छा, ये उनका आगे का नाम होगा जो शॉर्ट में दिया गया है, लाघव चिहन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सोंदेलगेकर ये क्या पढ़ाते थे? पूछा जा सकता है मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक कौन थे, तो आप बता सकते हो सोंदेलगेकर।
पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। तो रसिकता का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद, और रसिकता क्या हो गई? काव्य से संबंधित आनंद। काव्य का आनंद भी आप लिख सकते हो, काव्य का आनंद। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। कंठस्थ का अर्थ क्या होता है जी? यहाँ पर कई करानी मारवाड़ी मुख जबानी याद, तो क्या हो जाएगा? मुँह जबानी याद। ठीक है। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। अच्छा, लय का अर्थ तो संगीतात्मकता हो गई, किस गति, मंत्र गति से वो चलना है, गति आप समझ गए। ताल का अर्थ क्या होता है? ताल का अर्थ होता है वही संगीतात्मकता, संगीतात्मकता। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, मतलब एक या दो, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। कहने का मतलब वो कविता बड़ी लय, अच्छे सुर के साथ, ताल के साथ गाते थे, और मतलब जब वो कविता गाते थे तो भाव विभोर हो जाते थे। और ज़्यादातर कविताएं उन्हें कैसी थी? मुँह ज़बानी याद थी, उन्हें मुँह ज़बानी पूरी तरीके से याद थी। और कभी कभी वो एक आधी कविता भी बता देते थे, और कविता के साथ साथ वो अभिनय भी करते। मतलब अभिनय का अर्थ क्या हो जाता है? हाव भाव और अंग संचालन। हाव भाव और साथ में अंग संचालन, अंगों का संचालन करना, हाथों से वो बताते थे। ठीक है, अंग संचालन हो जाएगा। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बाब है, बोरकर, भार रा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। संस्मरण मतलब जिसे समान रूप से याद रखा जा सके। वे स्वयं भी कविता करते थे, याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते थे। मतलब उन्हें भी अपनी कविताएं आती थी, स्वयं की वो कविताएं रचते थे, उन्हें बताते थे, वे सुनाते थे वो। और साथ साथ में अन्य जो प्रमुख कवि हैं उनकी भी कविताएं वो साथ में बताते थे। और उनके साथ की गई मुलाकातों की जो घटनाएं हैं पुरानी, उनको भी वो क्या करते थे? बताते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। भान का मतलब क्या है? होश, सुध बुध भी कह सकते हैं। होश ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। दम रोककर मतलब सांस रोककर। और रस पीना मतलब आनंद लेना, आनंद लेना। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति। यति गति क्या होता है मित्रों? वैसे तो इसमें नीचे दे रखा है। यति गति का अर्थ होता है कविता का गठन, कब रुकना है, कब नहीं रुकना। तो यति गति, ये देखो, ये 3 नंबर दे रखा है इसमें देखते हैं 3 नंबर। ये है यति गति का अर्थ, कविता में रुकने एवं आगे बढ़ने के नियम, ये यति गति कहलाते हैं।
और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाते। आरोह अवरोह का अर्थ हो गया उतार चढ़ाव, कब स्वर को तेज करना है, कब स्वर को धीमा करना है, ये सब उनको पता था। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी से कब भर गई हैं इसका भान ही नहीं रहता था। क्यारियाँ क्या होती है? खेतों में बोई गई फसल का, बोई गई फसल का टुकड़ा। कहने का मतलब खेत का ऐसा टुकड़ा जिसमें फसलें बोई गई है उसे टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे एक खेत है उसे 8 टुकड़ों में बांट दिया तो एक टुकड़ा क्यारी कहलाएगा। ठीक है, इसका भान ही नहीं रहता, होश ही नहीं रहता। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय लगा। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इम्पोर्टेंट कर लेना कि कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक को कौन सी 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, ये इम्पोर्टेंट कर लेना। तो पहली तो ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। पहला तो वो क्या कहते हैं, जब वो स्कूल नहीं जाते थे लेखक, तो उस समय ढोर चराते हुए अर्थात जो पशु हैं उनको चराते हुए, खेतों में पानी लगाते हुए और अन्य काम करते हुए उन्हें अकेलापन बहुत खटकता था। तो खटकने का अर्थ क्या होता है? बुरा लगना। पहले वो बुरा लगता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। मतलब कईयों की आदत होती है कि वो अकेले बाज़ार नहीं जाते, कोई ना कोई जाएगा तभी वो जाएंगे। तो ऐसा ही लेखक के साथ था, कोई ना कोई होता तो उनका मन लग जाता खेत में, वरना। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। ऊब का अर्थ होता है बोर होना, जिसे कहते हैं ना, बोरिंग। ठीक है, मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। तो थुई थुई की ये ध्वनि है जो वो कविता गाते हुए या नाचते हुए वो ध्वनि मुंह से निकालते थे, थुई थुई करके। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, ये एक कवि है अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है। चांद रात पसरिए पसरीते पांडरी गाया धणीवरी को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठा कर गाया। किसकी? ये याद रखना, अनंत काणेकर। ठीक है, यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। तो ये केशव करणी जाति है, वो क्या है? एक प्रकार का छंद है। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा, नेक्स्ट, ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। अब देख लो, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला था, लेकिन जब 6ठी 7वीं कक्षा के जो लड़के थे उनके सामने उसने गाया, क्योंकि वो 1 साल वैसे ही पीछे हो गया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे आत्मसंतुष्टि ज़रूर मिली। फिर आगे है, पाठशाला के एक समारोह में उसे गवाया। समारोह का मतलब होता है उत्सव, जैसे कोई 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी हो गया। तो इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। तो यहाँ पे जो नए पंख निकलना है, ये एक मुहावरा है।
और नए पंख निकलना का अर्थ क्या हो जाएगा? खुशी से भर जाना, खुशी से भर जाना। ठीक है मित्रों, अब आगे की बात करें तो मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। तो मित्रों, संस्मरण का अर्थ क्या होता है? संस्मरण का अर्थ होता है जिसे समान रूप से याद रखा जा सके, या आप ऐसे कह सकते हो पुरानी घटनाएं जिसे समान रूप से याद रखा जा सके, समान रूप से याद रखा जा सके। ठीक है, तो इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। देखो, पहले देखो बच्चे होते हैं तो उनके अनुसार तो पता नहीं, जैसे भूत की मूवी देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि भूत होते हैं वो असली में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारा ज्ञान बल है वो बढ़ता रहता है, तो हम उसे भूत नहीं समझते हैं। किसी भी हवा या कोई भी जैसे लिफाफा उसको हिलने को भूत नहीं कह सकते हैं। तो आनंदा भी यही समझता था कि कवि तो बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, पता नहीं क्या ही होता है यार। लेकिन जब धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि वो आदमी ही होते हैं। खुद सौंदेलगेकर मास्टर भी क्या थे? कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ। अब देख लो, ये आनंदा है, दिखाई दे रहा है, और ये ढोर चराते वक्त, पानी लगाते वक्त पढ़ता रहता है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर सुविधाएं हो तभी आपसे पढ़ाई हो। आप सुविधाओं के अभाव में भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, जैसे कि आनंदा कर रहा है, क्योंकि इसमें एकाग्रता है और वो आगे बढ़ना चाहता है। अब जैसे ये भैंस है, अब उसे कोई भी कंकड़ या पत्थर या कोई भी ऐसे लकड़ी का टुकड़ा मिलता तो वो क्या करता, ये इसे स्लेट के रूप में प्रयोग कर लेता, और जब कंठस्थ हो जाता तो उसे क्या कर देता, साफ कर देता। अब यहाँ पे देखो ये पढ़ रहा है, इसे मतलब ब्लैक बोर्ड बना रखा है इसे। तो इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, हाड़ मांस का मतलब हड्डियों का और गोश्त का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। तो कहने का मतलब कवि कोई अपने से अलग नहीं है, उसे भी क्रोध आता है, उसे भी लोभ होता है, लालच होता है कि वो अपनी कविताओं से कुछ पैसा कमा सके, कुछ लाभ अर्जित कर सके, उसे भी क्रोध आता है। तो कोई अलग चीज़ नहीं होती है। ये धीरे धीरे किसी आनंदा को समझ में आने लगा था। मुझे भी लगा कि मैं कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल, तो ये याद रखना कि मास्टर के दरवाजे पर क्या छाई हुई थी? मालती की बेल। मास्टर ने एक कविता लिखी थी, वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिस पे मैं कविता बना सकता हूँ। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी यही कहते थे कि चींटी से लेकर हाथी तक सभी पर क्या लिखी जा सकती है? कविताएं लिखी जा सकती है। कविताएं जरूरी नहीं है कि आप कहीं टॉपिक है वो स्वर्ग से उठाकर लेके आओ, कुछ ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। आप अपने आसपास के वातावरण में देखिए, अपने गांव में देखिए, अपने खेतों में जाइए, आप किसी भी दृश्य पे, किसी भी वस्तुओं पे कविता लिख सकते हो। और ये भी आनंदा को पता चला, क्योंकि उनके जो सेंदोलकेकर मास्टर थे, उन्होंने कोई मालती की बेल पे कविता लिखी थी, और वही आनंदा ने मास्टर के घर पे भी उसे छाई हुई देखा, तो उसे पता चला कि मास्टर जी ने यहीं से वो कविता रची है। तो उनके मन में भी वो चीज़ आ गई। आगे है, यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। तुकबंदी मतलब तुक जोड़ना, छोटी छोटी पंक्तियों को
जोड़ना, छोटी पंक्तियों को जोड़ के छोटी कविताएं लिखना। किस पर? जंगली फूलों पर, जो जंगल में फूल उगते हैं। छोटे मोटे गुलाब पर तो हर कोई लिख देता है, कमल पे तो हर कोई लिख देता है और लिखती भी चली आ रही है। ऐसी चीज़ों पे लिखिए जिन पे कविता बनी ही नहीं है। फसलों पे लिखिए। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। अच्छा देखो, खीसा क्या होता है? आपने जो वस्त्र पहना है और उस वस्त्र में लगी हुई जो पॉकेट होती है, या आप इसे जेब भी कह सकते हो। तो खीसा का अर्थ जेब या पॉकेट हो जाएगा। मैं कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से, अब देखो, लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर, लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुंच देता। किसी रविवार के दिन एकाध, मतलब एक या दो कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता। धीरज का मतलब होता है धैर्य, मतलब रहा नहीं जाता और मैं तुरंत कहाँ पहुँच जाता? मास्टर जी के यहाँ पहुँच जाता। रात में ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। तो महफिल का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन यहाँ काम की है क्योंकि कविताओं की बात चल रही है। ठीक है। तो बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए। देखो मित्रों, कवि की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वो सहज हो, सरल हो और खासकर आम बोलचाल की भाषा हो, ताकि आपकी कविता के भाव सब समझ सके। उसमें संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत है तो बस आप चमत्कार करने के लिए संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते रहे, तो वो समझ में ही नहीं आएगी। अब बोलचाल की जो भाषा है, अब तो संस्कृत है नहीं, तो जो बोलचाल की भाषा है उसमें लिखिए आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो कविता है वो पढ़ी जा सकेगी। छंद की जाति की कैसे पहचाने? तो साथियों, छंद कई प्रकार के होते हैं। मात्रिक, जिसमें मात्राओं की गणना होती है। वर्णिक, जिसमें वर्णों की गणना होती है। तो उसी के आधार पे छंद पहचाने जाते हैं। जैसे दोहा छंद हो गया। अब ज़्यादातर कबीर के दोहे देखे तो वो ज़्यादातर दोहा छंद में उन्होंने लिखा है। अगर रसखान की बात करें तो उन्होंने ज़्यादातर सवैया छंद में लिखा है। बिहारी दास जी ने अपनी जो रचनाएं हैं वो दोहा छंद में लिखी है। तुलसीदास जी की बात करें तो उन्होंने चौपाई छंद का ज़्यादातर प्रयोग किया है। तो ऐसे करके आप छंदों की भी पहचान कर सकते हो। और जैसे कवितावली की बात करें तो कविता छंदों में है, तो उसका लय क्रम, लय क्रम का मतलब मैंने जैसा कि अभी बताया, छंदों की आ जाएगा, मात्रा तथा वर्णों की गणना। ठीक है, तो वो लय क्रम हो जाएगा। अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है? अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है जिसे अलंकार शास्त्र कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा सूक्ष्म बातें क्या हो जाएगा? रहस्यमय बातें। मतलब अलंकारों के द्वारा आप अपनी गहरी और गूढ़ बातें भी बता सकते हैं। एक अर्थ का दो अर्थ भी बता सकते हैं। जैसे कि बिहारी या गागर में सागर बनने वाले हैं, वो दोहों में ऐसे अलंकारों का प्रयोग करते हैं कि छोटी सी बात कहकर भी वो बड़ी बात कहे जाते हैं। अर्थात गागर मटकी में भी सागर भर लेते हैं, ऐसे वो कवि हैं। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है? शुद्ध लेखन के नियम क्या है? आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। अपनापा का अर्थ क्या होता है? अपनापन। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर, ढर्रे का अर्थ मतलब इस शैली पर,
अर्थात उनके जो मास्टर थे सेंदोलकेकर, जो मराठी कवि थे मास्टर भी थे, तो वो जो कविताएं सुनाते किसको, आनंदा को, तो आनंदा उसी कविता की शैली पे कविता बनाने की कोशिश करता। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सेंदोलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया, समीप पहुंच गया, और जाने अनजाने में मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। इसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। सचेत का मतलब क्या हो गया, सचेत का अर्थ हो गया सजग, या आप कह सकते हो जागृत, जागृत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा अर्थात शब्दों का जादू चढ़ने लगा, और ऐसे लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। फिर यह एक मुहावरा आया है, हृदय में मधुर बाजा बजना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हृदयगत खुशी होना, हृदयगत खुशी होना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। तो मित्रों, ये आपका अध्याय हो गया और भली प्रकार से समझ में भी आया होगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये देखने की है कि इसका अनुवाद है, क्योंकि ये मराठी लेखक थे आनंद जी, तो इन्होंने मराठी में लिखा और इसका अनुवाद किया केशव प्रथम वीर ने, तो ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो अध्याय तो आपका यहीं समाप्त होता है मित्रों। तो इसके प्रश्न उत्तर थोड़ा देख लेते हैं कैसे किस टाइप के रहेंगे, ये थोड़ा वो देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या दिया है कि जूझ जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। देखो मित्रों, पहले तो जूझ का अर्थ जान लेना बहुत जरूरी है। जूझ का अर्थ होता है संघर्षशील। तो यहाँ अगर बात करें कथानायक मतलब जो नायक आया है इस कथा में, नाम है आनंदा, तो उसमें वो एक संघर्षशील व्यक्ति आपको पता है दिखाया गया है, और पिता द्वारा उसे विद्यालय से निकलवा दिया जाता है और उसकी पढ़ाई है वो छुड़ा दी जाती है। अब वो स्कूल जाने के लिए संघर्ष करता है, माँ से कहता है, और फिर देसाई जी के पास भी जाता है, और स्कूल में विद्यालय में मन लगाकर पढ़ता है, कविताएं रचने लग जाता है। तो कुल मिला के कठिन परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है। जूझ का अर्थ ही संघर्षशीलता होता है। ढोर चराते वक्त, पानी लगाते समय, मतलब हर काम करके भी वो क्या कर रहा है, कविताओं की रचना कर रहा है। दूसरा प्रश्न क्या है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो मित्रों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, और आपको पता ही है आत्मविश्वास कैसे हुआ। उनके अध्यापक थे सौंदेलगेकर, तो वो अच्छी कविता करते थे, और उन्हीं के कारण लेखक जो नायक है उनके मन में कविता लेखन का विचार आया, क्योंकि जो उनके अध्यापक थे उनको अनेक कंठस्थ कविताएं याद थी, और धीरे धीरे वो भी उनकी तरह ही कविताएं करने लगा, चाहे वो खेत में पानी देते समय हो, चाहे ढोर चराते समय हो। और जब वो तुकबंदी करने लगा और कविताएं जोर जोर से गाने लगा, और आरोह है अवरोह है यति गति के साथ गाने लगा, और अभिनय भी करता था साथ साथ में, और जब कविताएं बन जाती थी तो वो क्या करता कि उसे मास्टर जी को दिखाता, और कई बार तो रात को ही वहाँ पहुँच जाता, और मास्टर जी भी उन्हें कई कवियों के संस्मरण सुनाते, उनके बारे में बताते। तो धीरे धीरे आनंदा को विश्वास होने लगा कि कवि कोई अलग से नहीं आया है, वो भी हमारी तरह हाड़ मांस का ही होता है, वो भी क्रोध करता है, उसमें भी लालच होता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। ठीक है, तीसरा है श्री सेंदोलकेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कवियों के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो मित्रों, इसका भी सरल ही है कि अनेक कविताएं हैं वो उनको कंठस्थ थी, आप सीधे सीधे बता सकते हो।
कंठस्थ के साथ साथ में वो अच्छी मतलब पढ़ाने के साथ साथ में अच्छी कविता भी वो कर लेते थे। अनेक कवियों के बारे में उन्हें जानकारी थी, और कविता तो वो बड़ी ही लय और गति के साथ क्या किया करते थे, पढ़ाया करते थे, तो वो छात्रों को सरलता से समझ में आ जाती थी। जब वो कविता गाते थे तो भाव विभोर हो जाते थे, और हाव भाव और अभिनय के साथ वो कविता का वाचन किया करते थे। और मराठी कविताओं के साथ साथ में वो अंग्रेजी भाषा की कविताओं के भी जानकार थे। छंद शास्त्र के बारे में भी उनको पता था, अलंकारों के बारे में भी पता था, कविता के आरोह अवरोह के बारे में भी पता था। तो कुल मिला के इस प्रकार आप ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फिर है कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। भाई बदलाव तो यही आया कि भाई पहले जब वो खेतों में पानी ढोर चराने अन्य कार्य करने में अकेलापन उन्हें लगता था, और उन्हें लगता था कि कोई ना कोई उनके साथ होना चाहिए जिससे मन लगा रहे। लेकिन जब से वो कविता करने लगे और गुनगुनाने लगे तो वो साथ साथ में कविता के वो अभिनय भी करते रहते थे और थुई थुई करके नाचते भी रहते थे, जो कि आया है। लेकिन अब जैसे जैसे वो कविता कर रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि मेरी कविता में कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो अब वो ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अकेला उन्हें रहना चाहिए, कोई भी बीच में न आए। तो ये उनकी वो अब उनकी धारणा में ये बदलाव आया था। ठीक है। पांचवा है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का तर्क सहित उत्तर दें। तो पांचवा प्रश्न है ये। देखो, लेखक के पिता हैं और जो दत्ताजी राव हैं, उन दोनों के रवैयों में हालांकि बताना तो आपको ही है, लेकिन भाई ठीक है, मैं भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो बात ये हुई थी कि जो नायक है उसने सबसे पहले माँ से कहा कि आप दत्ताजी राव से बातचीत कर लीजिए। तो दत्ताजी राव लेखक के जो पिता होते हैं, दादा मतलब, उनको बुलाते हैं और नायक को विद्यालय भेजने के लिए कहते हैं। तो अगर दत्ताजी राव का ये विचार देखें तो बहुत बढ़िया विचार है। और अगर लेखक के पिता की बात करें तो वो तो सारा दिन, आपको पता ही है, जो लेखक की माँ कहती है कि नायक की माँ कहती है कि ये तो सारा दिन बाहर रहते हैं, बाज़ार में मौज मस्ती करते रहते हैं, काम करते नहीं हैं, बच्चे को खेत में कर लिया है। और वो कहते भी हैं कि चल ठीक है, विद्यालय तू चले जाना दत्ताजी राव से बातचीत होने के बाद में, लेकिन काम सारा करना पड़ेगा। तो उनके पिता का ये गलत ही है। और अंतिम है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाइए। भाई सीधी सी बात है, अगर ये चीज़ नहीं होती तो लेखक है वो कंडे ही पांथता रहता, कंडे ले जाकर बेचता, खेत में काम करना पड़ता, और खेत में काम करने से उसके जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है, अध्ययन का कार्य है, वो पूरी तरीके से रुक जाता, और खेतों में जाकर सारा कार्य करना पड़ता, पानी देना पड़ता। ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके ये आपके प्रश्न उत्तर भी हो गए। अनुमान है कि समझ में आया होगा, उम्मीद भी है आपसे ऐसी। तो मित्रों, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका यह अध्याय भी पूर्ण होता है। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।